रविवार को पक्का तालाब क्षेत्र में एक 77 फीट ऊंचे जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम शुरू हुआ है, जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जगत गुरु राम भद्राचार्य पहली ईंट रखकर मंदिर का शिलान्यास किया। वहीं भारी भीड़ के कारण सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जौनपुर से खबर है, जहां बदलापुर में आयोजित भव्य बदलापुर महोत्सव का शुभारंभ सामूहिक विवाह समारोह के साथ हुआ। इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सामूहिक विवाह जैसे पहल को समाज में समानता और सहयोग मजबूत करने वाला बताया। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को सुखी और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की बात कही। सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 500 से अधिक जोड़े, उन जोड़ों को एक सूत्र में बांधने का काम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या विभागीय मंत्री विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के सभी जिलाधिकारी सीडीओ, ये सब लोगों ने जो मिल करके किया है, ढूंढ करके उन लोगों को और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मदद दी गई है वह महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की शादियां समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में होती हैं और इसी क्रम में मैं आज आया हूं यहाँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी बधाई देता हूं और यहाँ के प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजित करके मंत्रों के बीच फिर कलमा पढ़ा करके मुरादाबाद से खबर है, जहां राज्य कर विभाग ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 340 करोड़ रुपए के बड़े टैक्स चोरी घोटाले का पर्दाफाश किया है। विभाग ने 122 फर्जी फार्मों के एक रैकेट का पता लगाया जो 1811 करोड़ का फर्जी कारोबार कर रहा था, जहां मुख्य आरोपी ने फर्जी फार्मों का इस्तेमाल कर जीएसटी में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की थी। इस मामले में पुलिस ने क्रेता विक्रेता और बिचौलियों सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। गए थे जिसमें आयरन स्क्रैप का परिवहन किया जा रहा था, जिसमें बेचने वाली फर्म AK एंटरप्राइजेज लखनऊ में पंजीकृत थी और माल दिखाया गया था मुजफ्फरनगर की सौरभ एंटरप्राइजेज को जा रहा था। तो जब जांच की गई तो AK एंटरप्राइजेज के रजिस्ट्रेशन लेते समय जो मोबाइल नंबर डिक्लेयर किया गया था GST पोर्टल पर, उसमें कुल 122 फर्में पंजीकृत थी पूरे देश में। इसके आधार पर रोका गया उनको और डाउटफुल ट्रांजैक्शन लग रहा था, जिसके आधार पर फिर जांच कराई गई लखनऊ में और मुजफ्फरनगर में। तो दोनों फर्में नॉन एग्जिस्टेंट पाई गई हैं, अस्तित्व में नहीं थी, जिससे मामला चोरी का उजागर हो गया है और पूरे देश में जो फर्में पाई गई हैं इसकी रिपोर्ट शासन को बना के भेज दी। सिविल लाइंस थाने में लॉन्च हुई है। इसमें बेसिकली यहाँ जो लोकल वाणिज्य कर विभाग है उसका कार्यालय सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित है। वहाँ के स्पेशल दल के प्रभारी के द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दोनों मुकदमों में 7 मुलजिम है, फर्म का नाम भी है उसमें। एक एंटरप्राइज में अंकित कुमार है, सौरभ मिश्रा है, दोनों में कॉमन है। बाकी इरफान है और एक इमरान ट्रांसपोर्ट है कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी के भी नाम उसमें है, उसके ड्राइवर्स के भी नाम है। इस प्रकार दोनों में कुछ कॉमन नाम है और कुछ दोनों में अलग अलग लोग हैं। इन लोगों के ऊपर इनके जो सेशन दल के द्वारा पेपर्स चेक किए गए थे और जो माल वगैरह देखा गया था, तो उससे इन लोगों को ज्ञात हुआ कि इसमें करोड़ों की कर चोरी हुई है और उसी को लेकर के इन लोगों ने बहुत सारे
वहीं लखीमपुर में विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क का पर्यटन सत्र 2025-26 विधिवत शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस सत्र में पार्क को नए नियमों और बढ़ी हुई टिकट दरों के साथ खोला गया है, जहां पर्यटकों को अनेक वन्य जीवों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस बार पर्यटकों की सुविधा और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्क में कई सुधार किए गए हैं। अमरोहा से खबर है, जहां गंगा तट पर ऐतिहासिक राजकीय तिंगरी गंगा मेले का शनिवार को हवन पूजन और महाआरती के साथ भव्य शुभारंभ हुआ, जिसके लिए जिला प्रशासन करीब 1.5 महीने से इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। बता दें कि वीआईपी घाट पर कमिश्नर अंजने कुमार और डीएम निधि गुप्ता, डीआईजी मुनिराज समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों और अतिथियों ने विधि विधान से यज्ञ में आहुति दी। साथ ही स्कूली बच्चों ने गंगा घाट पर दीपक जलाए और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। समझिए सबसे बड़ा मेला है और ये परंपरागत तौर पे बहुत पहले से लगता रहा है। इसका महात्म्य है, लोग दूर दूर से आते हैं, नजदीक के गांव से भी आते हैं लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने और यहाँ पे प्रवास करने आते हैं। उसके अनुरूप हमने पूरी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने जो निर्देश दिए उन निर्देशों का 100% अनुपालन किया जा रहा है। दोनों तरफ व्यवस्थाएं की गई। हमारी तरफ जितनी सुविधा जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए सुविधाएं दी गई। कई सारी नई चीजें इस बार की गई, जैसे आपने गंगा आरती देखा। यहाँ पे इस बार टेंट सिटी भी बसाई गई है, जिसमें लोग रेंट पर रह सकते हैं। इस बार हमने पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की। जिलाधिकारी अमरोहा के नेतृत्व में पूरी टीम निरंतर लगी रही है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी टीम लगी रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि ये मेला लोगों के लिए एक बेहतर अनुभव हो और किसी भी तरीके की कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट किसी भी तरीके का ना हो। अच्छा, विधायक जी ने व्यवस्थाओं को लेकर किनारा कर दिया, सांसद भी नहीं आए, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, न मेरे संज्ञान के। वहीं बिजनौर में होने वाले कार्तिक गंगा स्नान मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने गति बढ़ा दी है। डीएम जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बालावाली और नांगल श्रोती घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रकाश, शौचालय, स्वास्थ्य शिविर और यातायात जैसी सभी जरूरी सुविधाएं समय पर पूरी कर लेनी चाहिए। साथ ही डीएम ने गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में वन सुरक्षा कर्मियों की लगातार पेट्रोलिंग और पिंजरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नांगल सोती गांव है, जहां पर गंगा स्नान का आयोजन होता है और मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा अपने सभी अधिकारियों के साथ यहाँ निरीक्षण किया गया है। यहाँ जो व्यवस्थाएं करी जानी है गंगा स्नान को देखते हुए, उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जिस प्रकार से घाट बनने हैं, बैरिकेटिंग होनी है, पार्किंग की व्यवस्था होनी है, आने जाने वाले जो लोग हैं जो स्नान के लिए आएंगे उनके लिए चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट्स की व्यवस्था होने के लिए, ये सब इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पर मेरे द्वारा दिए गए हैं। ब्लॉक की भी टीम है यहाँ पर और तहसील के भी अधिकारी हैं, तो सब लोगों को बताया गया है और ये लोग सुनिश्चित करेंगे कि जितने लोग यहाँ आए गंगा स्नान के लिए उनको अच्छी व्यवस्था मिले और किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। वन विभाग का, जैसे कि गुलदार के बारे में कुछ जानकारी, क्या वन विभाग की व्यवस्था? जिलाधिकारी मैम के साथ आज नागल और मंडावर 2 स्थानों पर हमने निरीक्षण किया है। इसमें एक तो फ्लड पीएसी की हमारे पास टीम्स उपलब्ध हैं, एसडीआरएफ की टीम्स उपलब्ध हैं, जो बोट्स पे लाइफ जैकेट्स के साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिससे कि कोई ड्राउनिंग के इंसिडेंट्स ना हो। इसके अलावा जो घाट बनेंगे उसमें प्रॉपर बैरिकेडिंग हेतु निर्देशित किया गया है कि लोग ज़्यादा गहराई में ना जाएं और घाट के दोनों तरफ जो है पेट्रोलिंग टीम्स रहेंगी, जिससे कि लोग घाट के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ना जाएं।
वहीं गाजीपुर जिले में मोंथा चक्रवात के असर के कारण पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बेमौसम बारिश ने से खेत में कटी पड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और वह भीग कर बर्बाद हो गई है। धान के साथ साथ चना, मटर, सरसों और आलू की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी चिंतित है। इस अप्रत्याशित बारिश ने किसानों के सामने मुसीबतें खड़ी कर दी है, जिसको लेकर प्रशासन ने किसानों की खराब हुई फसलों के नुकसान का सर्वे कराने का दावा किया है। असर था वो वहाँ की यहाँ पर भी बारिश के रूप में देखा गया है। यद्यपि आंधी तो नहीं आई थी, लेकिन बारिश काफ़ी, एक दिन तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और अतिवृष्टि के कारण जो है काफ़ी फसलें भी नुकसान हुई हैं, जिसका हम लोग तहसीलवार लेखपालों की टीम भेज करके सर्वे करवा रहे हैं और अन्य स्रोतों से भी अगर कहीं जानकारी मिल रही तो उसको विशेष फोकस करते हुए 2-3 दिन में इसके सर्वे कराने के बाद हम लोग राहत का जो वितरण होता है उसको कराएंगे। सर, जो फसलें बर्बाद हुई, माता जी क्या नाम है आपका? शारदा देवी। माता जी, ये 24 घंटे से बारिश हो रहा है, इसमें किस चीज़ का ज़्यादा परेशानी है? परेशानी है भैया, जैसे धान का खेती भई है वो सारी पानी में डूब गया, लहसुन भी डूब गया, आलू भी डूब गया, सरसों चना बोला डूब गया। किसान कैसे जिएगा कि खेती से किसान जियत है और कोनो अत्ता है ना। क्या नाम है आपका? सर, इंद्रजीत कुमार नाम है। कौन सी जगह है? सर, मैं अभी बासीपुर पियरी में हूँ, जो कि गाजीपुर देवकली ब्लॉक में पड़ता है। 24 घंटे से बारिश हो रहा है, इसमें क्या परेशानी है और किस किस चीज़ों को नुकसान पहुँचाया है? सर, परेशान सर बहुत है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के किसान हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो धान है, धान की फसल है, ऐसा मेरा गाजीपुर से खबर है, जहां आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सैयदपुर विधायक अंकित भारती को शादी की बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगामी बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और यह ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरुआत है। उनका दावा है कि बिहार की जनता एक तरफा गठबंधन के साथ है, जबकि एनडीए की रैलियों में कुर्सियां खाली रह रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी इस परिवर्तन को गति देगा और 2027 में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। को बधाई देने के लिए हम लोग आए हैं, बहुत सारे साथी आजमगढ़ से अंकित को बधाई देने। सर, गोरखपुर सांसद को जान से मारने की धमकी मिली है सर। सुरक्षा दे सरकार। और सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आ रहा है कि जय श्री राम और जय बजरंग बली का जो है। देखिए, उनके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे, क्या बयान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या बयान दे चुके, उनके किसी बयान के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। फिलहाल हम इतना जानते हैं, हम गाजीपुर में खड़े हैं, बगल में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही 14 तारीख को, और ऐतिहासिक परिवर्तन बिहार से शुरुआत हो रही है और उत्तर प्रदेश उस परिवर्तन को और तेजी से लाके इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी को, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने वाले उत्तर प्रदेश। सर, अमित शाह बोल रहे हैं कि 14 तारीख के 2 बजे के बाद सीधे उल्टा हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? अब हो सकता है उन्हें चुनाव पे ज़्यादा भरोसा, अन्यथा तो कोई इस तरह की बातें नहीं करेगी। जनता बिहार की एक तरफा इंडिया गठबंधन के साथ है, वो आप देख रहे होंगे, विजुअल्स किसी से छुपती नहीं। एनडीए की मीटिंगों में भीड़ भी नहीं रुक पा रही है, कुर्सियां नहीं भर पा रही है, और क्या हाल हो रहा है इंडिया अलायंस के जो मीटिंग हो रही है आज जारणी राष्ट्रीय। वहीं रामपुर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दिवस चित्र प्रदर्शनी का समापन इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ। समापन समारोह में सभी उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, जहां मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी अनुराग सिंह ने प्रदर्शनी की सराहना की और छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान बीएनएस और आईपीसी में अंतर विषय पर हुई प्रतियोगिताओं के 50 विजेता विद्यार्थियों को भारत सरकार की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और छात्रों को साइबर क्राइम और पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक भी किया।
बरेली से खबर है जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने शिक्षक पिता की मौत को छुपाकर 16 साल तक उनकी पेंशन लेता रहा। बता दें कि उसने मृत पिता की उम्र 150 साल तक दर्ज करा दी और इस तरह करीब 75 लाख रुपए के सरकारी धन का गबन किया। फर्जीवाड़ा उजागर होते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य ट्रेजरी अधिकारी शैलेश कुमार की टीम ने बिना किसी कानूनी मुकदमे के तुरंत कार्रवाई की और पूरे 75 लाख रुपए की एक मुश्त वसूली कर ली। अधिकारियों की इस त्वरित कार्रवाई ने न केवल सरकारी पैसा बचाया है बल्कि भ्रष्टाचार रोकने और सरकारी धन की वसूली के लिए पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम की है। लाल नाम के थे और वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी थे जो कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन 2008 के आसपास उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनके बेटे ने उनके फर्जी नाम से अपने आप को ही पिता के रूप में दिखाते हुए सारे फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक में और कोषागार में लगातार फर्जी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करके लगभग 16 साल तक 74,66,000 रुपए ब्याज सहित इतनी धनराशि का उसने गबन किया था। तो ये हम लोगों ने तब संज्ञान में लाया जब वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पिछले साल हमारे सामने आए और उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये 60 या 65 साल से ज़्यादा के आयु के व्यक्ति नहीं हैं और जो हमारे पास फाइल थी और दस्तावेज थे उससे वो 105 साल के उम्र के दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है 60-65 साल के इंसान और 105 साल के इंसान की एज में, लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्रथम दृष्टया देखते ही समझ में आ गया कि ये तो फर्जी आदमी है। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो काफ़ी डर गए, घबरा गए और उल्टी सीधी बातें करने लगे। उनको तत्काल प्रभाव से कहा गया कि अगर आपने इस तरह का फर्जी काम किया है तो आपके लिए हमारी तरफ से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमने जांच के लिए तहसील भेजा। तहसील से जांच रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि इनके पिता का देहांत 2008 के आसपास हो गया था और तब से लेकर अब तक। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे